अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको डायमंड कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे शुएब हसन की तरफ से होम्योस्टासिस पढ़ाया जाएगा। होम्योस्टासिस बायोलॉजी पंजाब पीटीबी बोर्ड का दूसरा चैप्टर है, जिसका इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ अच्छी बातें इसमें बताऊंगा इंशाल्लाह। होम्योस्टासिस, पहले होम्योस्टासिस के वर्ड को थोड़ा समझ लें। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये हो भी सकता है और मैंने इसको बनाया है, ये आपको याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ। होम्यो समझिए अंदर, यानी घर के अंदर। होम्यो माना घर, अंदर। होम घर में तो अंदर यानी होम्यो। और स्टासिस मीन्स कांस्टेंट। स्टैटिक पढ़ा है ना आपने, स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे होता है, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाता है। स्टैटिक रुका हुआ, ऐसे समझ लो रुका हुआ। तो यानी जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को होम्योस्टासिस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स बावजूद, डिस्पाइट मीन्स बावजूद, फ्लक्चुएशन चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी अपने अंदर के इन्वायरमेंट को, अंदर की जो कंडीशंस है उनको कांस्टेंट रखना, उनको जो मेंटेन रखना, यानी कांस्टेंट रखना। भले ही उसके बाहर चेंजेस आए, उसके बावजूद भी हमने अपने अंदर को जब मेंटेन रखा, तो इसको क्या कहते हैं, होम्योस्टासिस। यानी अपने अंदर की कंडीशंस को बाहर के एनवायरनमेंट के चेंज होने के बावजूद भी कांस्टेंट रखा, तो इसको क्या कहते हैं, होम्योस्टासिस। आपको मैंने वर्ड की मतलब दी, होम मैंने अंदर, स्टासिस मैंने कांस्टेंट, यानी अपने अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना है, बाहर भले ही कितनी फ्लक्चुएशन, कितनी चेंजेस आ जाए। ठीक है, अभी इसकी एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल इसकी 37 सेंटीग्रेड इज कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो अंदर का टेम्परेचर है बॉडी का, वो 37 सेंटीग्रेड होता है, या 97 96 ये क्या होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। अभी हमारी बॉडी के मैकेनिज्म है कि जब ये बढ़ेगा या कम होगा तो इसको नॉर्मल पे लेके आने की कोशिश करेगी। इसी को हम होम्योस्टासिस कहते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई वी नीड होम्योस्टासिस इन आवर बॉडी। होम्योस्टासिस हमें क्यों ज़रूरत है, इसी एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अगर देखें होम्योस्टासिस ना होता, जो टेम्परेचर है वो 41 तक पहुंच जाता, 41 सेंटीग्रेड तक, तो क्या आपने 9th में पढ़ा नहीं है कि जब भी जो 37 से ऊपर जाएगा टेम्परेचर, तो वो क्या हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। जब एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो हमारी बॉडी सही तरह फंक्शनिंग नहीं करेगी, तो इसलिए होम्योस्टासिस की ज़रूरत हो गई। ठीक है, होम्योस्टासिस की ज़रूरत किस लिए हुई, यानी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए होम्योस्टासिस की ज़रूरत पड़ी। अभी दूसरी एग्जाम्पल देख लें। कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोस, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में कितनी होती है, 1 ग्राम पर लीटर। हर लीटर में 1 ग्राम जो है ना, उसकी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमेशा रहेगी। इससे बढ़ेगी, कम होगी तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। लेकिन हमारा साथी होम्योस्टासिस प्रोसेस है, तो वो उसको क्या कर देगा, एक नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएगा, हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी। अभी देखें, जब हम रोटी खाते हैं तो यानी कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 1 ग्राम पर लीटर, यानी ये पर है, ये इसको एक ना समझिए, ये पर लीटर, यानी 1 लीटर में 1 ग्राम ग्लूकोज लाजमी होगा। इससे बढ़ गया तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी नहीं करेगी, या कम होगी। अभी बढ़ जाता है या कम हो जाता है, कुछ हम ये डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़, जब डायबिटीज़ होती है तब हमारे जो मैकेनिज्म है होम्योस्टासिस का मैकेनिज्म, जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को नॉर्मल कर रहा होता है, वो मैकेनिज्म फिर काम नहीं कर रहा होता। इसलिए देखें, अब जब इससे समझें, देखें, अगर हमें डायबिटीज़ हो जाती है तो हम मौत के मुंह तक पहुंच, यानी मौत तक पहुंच जाते हैं। यानी अगर होम्योस्टासिस ना हो तो हम बिल्कुल नहीं, हमारी वजूद ही ना हो, क्योंकि होम्योस्टासिस हमारी बॉडी के अंदर कंडीशंस को कांस्टेंट रख रहा है। अब जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हाई कंसंट्रेशन में होती हैं, तो हमारी शुगर तो बढ़ जानी चाहिए, हमें डायबिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि होम्योस्टासिस का प्रोसेस इस चीज़ को कांस्टेंट रखता है, इस चीज़ को 1 ग्राम पर लीटर ही रखता है। ठीक है, अभी ये हमने समझ लिया। अभी देखें होम्योस्टासिस, अभी हम थोड़ा सा यानी जो है ना मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऑल द रिएक्शंस, ऑल सेट ऑफ रिएक्शंस दैट occurs in our body,
जो भी हमारे रिएक्शन, जो हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, उन सब को मिला के क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक, या इन सब प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन वो है जो भी हमारी बॉडी में जो भी हो रहे हैं रिएक्शन, उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे। अभी देखिए, कोई भी काम हो रहा है उसके हमेशा 100% फ़ायदे तो नहीं हो सकते। मेटाबॉलिक रिएक्शन के बिल्कुल फ़ायदे हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं जो हमारी बॉडी में रहें तो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। होम्योस्टासिस इसीलिए बना कि अभी जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स बनेंगे, जैसे CO2 बन रहा है, अभी देखें ना, ऑक्सीजन आ रहा है, ये सारा प्रोसेस हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, ये क्या है, मेटाबॉलिक एक रिएक्शन है ना, से रेस्पिरेशन, तो उससे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। अगर CO2 हमारी बॉडी में रहेगा तो हम जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन को डैमेज कर देगा, तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हमें एनीमिया हो सकता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी जब हीमोग्लोबिन डैमेज हो जाएगा। तो इसी तरह यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रिजल्ट में हमें फ़ायदे भी हासिल होते हैं, लेकिन कुछ वेस्ट भी मिलते हैं। उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द वेस्ट प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट में जो भी हमें मेटाबॉलिक रिएक्शन की रिजल्ट में जो वेस्ट मिलेगा उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कह सकते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको सेलुलर रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उसके रिजल्ट में एक बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, उसका क्या नाम है, CO2, जो हमारी बॉडी में रही हमें खतरा पहुँचा सकता है, इसलिए हम उसको एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जो मैकेनिज्म है वो हमने रेस्पिरेशन में, वो ब्रीथिंग चैप्टर में, गैसेस एक्सचेंज में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा सा अभी देखें, आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई मेटाबॉलिक वेस्ट्स के कोई एग्जांपल दे दो, 2 3 4 एग्जांपल दे दो, तो हम दे सकते हैं। एक एग्जांपल आप CO2 दे दें, दूसरा नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स, कौन से नाइट्रोजीनियस वेस्ट, तीसरा क्रेटिनाइन। ये 3 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, CO2, नाइट्रोजनियस वेस्ट, क्रेटिनिन। अभी CO2 को तो मैंने आपको बता दिया कि सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जो होती है वो CO2 प्रोड्यूस होती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो उसको रिमूव कर देते हैं। दूसरी नाइट्रोजनियस वेस्ट, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले क्रेटिनिन। क्रेटिनिन सिंपल है, अभी हमारे मसल्स में क्रेटाइन होती है, प्रोटीन होती है या कुछ होता है, वो जब ब्रेकडाउन होता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, क्रेटिनाइन। और क्रेटिनाइन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको रिमूव करना हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं तो ये कुछ भी नुकसान पहुँचा सकती है। क्रेटिनिन कहाँ से थी, मसल्स में एक शायद क्रेटाइन एक सब्सटेंस है, जब वो ब्रेक होता है तो वो उधर से क्रेटिनाइन रिलीज होता है, ठीक है। अभी दूसरा हमने क्या पढ़ना है, नाइट्रोजनियस वेस्ट कहाँ से आ रहे हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट। अभी देखें, हाँ, तो नाइट्रोजनियस वेस्ट का मैंने ये लिखा हुआ, ये फार्मूला आपको पता है किसका, ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है। अमाइनो एसिड क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। इसकी डेफिनेशन ये भी आप कर सकते हैं, और इसका फार्मूला यानी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो सकता है, NH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R COOH क्या होता है, ये जो कार्बो यानी ऑर्गेनिक एसिड्स का क्या होता है, ये समझ लो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। अभी देखें ये H, अभी R का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 9th की है उसमें लिखा हुआ है सारा। ये अल्काइल रेडिकल क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ। किसी भी अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो जो बचता रिजल्टेंट स्पीशी होती है वो समझ लो क्या होती है, अल्काइल रेडिकल होती है। जैसे CH4 है, अगर ये क्या है, अल्केन है, इसमें अगर एक हाइड्रोजन में निकाल दूँ तो क्या बचेगा, CH3, तो ये क्या है, एक अल्काइल रेडिकल है। इसको ऐसे बांड से ज़ाहिर कर दें, यानी एक बांड इसका खाली है, ठीक है, ये अल्काइल रेडिकल बन गया। अब ये जो इसके अमाइनो एसिड्स की जो नेचर चेंज होती है, अभी अल्काइल रेडिकल की वजह से चेंज होती है। अल्काइल रेडिकल R कभी CH3 आ गया, कभी C2H5 आ गया, कभी ऐसे बढ़ते चेंज होते जाएंगे, तो इसकी जो नेचर है वो भी चेंज होती है। यानी ये आपको पता चल गया, ये अमाइनो एसिड कहाँ जाता है, लीवर में। जब ये लीवर में जाता है, ये लीवर में जाएगा तो लीवर के बहुत सारे फायदे हैं हमारी बॉडी में, वो आपने 9th में जो पढ़े भी हैं, 9th की बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। लीवर क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा, इसकी क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन कैसे करेगा, एक NH2 बनाएगा, दूसरा COOH H और R, ये 2 पार्ट बन गया, NH2 बन गया,
एक ये बन गया पार्ट। अभी देखिए NH2 को फिर डिस्कस करते हैं। अभी ये पार्ट कहाँ जाएगा, NH2 तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, NH2 तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यही तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसकी आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये देखें ये कहाँ जाएगा, अभी हमारे लीवर के मैंने बताया कि बहुत सारे फायदे हैं, ये क्या करेगा, इसी को ये जो ये पार्ट दिया हुआ है इसको क्या कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा जी, सोचने की बात है। तो यानी ग्लूकोज तो उधर से जो रेस्पिरेशन वगैरह ये ब्रेकडाउन होती है वो बनता है, हमारे हम फूड खाते हैं तो उधर से हमें हमें ग्लूकोज हासिल होता है, लेकिन ये इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मैंने ग्लूकोज, नियो मैंने न्यू, जेनेसिस मैंने प्रोडक्शन, यानी न्यू नए तरीकों से जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये भी एक ग्लूकोनियोजेनेसिस की एग्जाम्पल है, यानी CHR COOH ये बांड जो बने हुए हैं इन स्ट्रक्चर फार्मूले से वो ग्लूकोज को तैयार कर सकता है। ये प्रोसेस अलग है ग्लूकोज तैयार करने का, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। और दूसरी बात ये नाइट्रोजन, अभी ये तो हमारा हल हो गया कि ये क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन बनाता है, लीवर बनाता है। अभी NH2, अभी नाइट्रोजनस वेस्ट भी 3 प्रकार के हैं, यानी 3 इसके टाइप होते हैं, ठीक है, NH2 के। NH2 तो नहीं बल्कि नाइट्रोजनस वेस्ट से कहते हैं। ये हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट। अभी देखें पहला होता है अमोनिया, इसको अलग अलग डिस्कस करते हैं। अमोनिया की फार्मूला क्या होता है, अमोनिया का हेबर प्रोसेस से आपने पढ़ा है NH3, यानी ये अमोनिया है। अभी देखें अमोनिया, अमोनिया कहाँ से आया, NH2 से आया, उसमें एक हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये NH2 बन गया और NH3 बन गया, यानी अमोनिया बन गया, ठीक है। अभी देखें अभी कुछ सवाल है जो अभी अभी कुछ सवाल करते हैं लोग, मैंने भी किया था अपने टीचर से, बिल्कुल किया था कि हम अमोनिया ही क्यों नहीं रिलीज करते, हम अमोनिया रिलीज क्यों नहीं करते, हमारे अंदर भी NH3 प्रोड्यूस होता होगा क्योंकि NH2 तो आता है ना हमारे अंदर लीवर में, वो जो अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन हम तो करते हैं यूरिया रिलीज, यूरिन के थ्रू यूरिया रिलीज करते हैं, लेकिन हमारे अंदर अमोनिया भी है। तो फिर मैंने जब सोचा जाना लोगों से तो फिर पता चला कि अमोनिया जो है ये हाईली टॉक्सिक है। ये क्या है, हाईली toxic, ammonia is highly toxic, it needs a lot of water to remove from our body, यानी ये इसको बहुत सारा पानी चाहिए होगा हमारी बॉडी से रिमूव होने के लिए, क्योंकि कुछ यानी देखें ना, अगर कोई ऐसी सब्सटेंस अगर आप जहर है, जहर, अब उसमें बहुत सारा मैं पानी डाल देता हूँ तो वो डाइल्यूट हो जाएगा तो वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसी तरह अमोनिया क्या है, मेरे अंदर जब मुझे बहुत सारा पानी मिलेगा, यानी 10 लीटर तक यूरिन, अगर हम अमोनिया रिलीज करें तो हम 10 लीटर यूरिन हमें बाहर प्रोपेल करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए मुमकिन ना होगा क्योंकि 10 लीटर बहुत जो है ना यूरिन, हम इससे थक जाते हैं जो 1 to 1.5 लीटर जब हम रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो यानी अमोनिया हम इसलिए रिलीज़ नहीं करते क्योंकि ये टॉक्सिक है और ये लॉट ऑफ वाटर चाहती है, ठीक है। अभी देखें द ऑर्गेनिज्म विच रिलीज अमोनिया इज कॉल्ड या आर कॉल्ड, ग्रामर की इसमें कोई मसला नहीं, आर कॉल्ड लिख दे, आर कॉल्ड मोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया रिलीज करें तो उसे क्या कहते हैं, मोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। एंड दिस प्रोसेस, अमोनिया रिलीज करने का जो प्रोसेस है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म, यानी जो रिलीज करते हैं ऑर्गेनिज्म उनको क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं, जो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अमोनियोटेलिज्म। अभी देखें अमोनियोटेलिज्म कहते हैं। अभी इसकी एग्जांपल ले लें, यानी अमोनियोटेलिक कौन सा ऑर्गेनिज्म है, फिश। क्यों फिश है भाई, इसका भी रीज़न है फिश क्यों है, क्योंकि फिश देखें ना, फिश हमेशा पानी में रहती है, वो पानी पीती है निकालती जाती है, पानी पीती है निकालती है, यानी उसके पास इतना वाटर है कि उस अमोनिया को लेस टॉक्सिक बना सकते हैं, इसलिए फिश इसको रिलीज करती है। अभी दूसरा, एक तो हमने अमोनिया पढ़ा, दूसरा क्या होता है, यूरिया, जो हम जैसे मेमल्स हैं वो इसको रिलीज करते हैं, एग्जाम्पल में लिख देंगे, ठीक है। यूरिया भी क्या है, लेस टॉक्सिक है, इतना वो भी कम टॉक्सिक नहीं है लेकिन लेस टॉक्सिक है अमोनिया से, जो हमारे बसात में है कि हम इसको रिलीज कर सके। यूरिया क्या है, ये दूसरा टाइप है नाइट्रोजनस वेस्ट का। अभी वो सारा प्रोसेस है यूरिनरी सिस्टम में, जो यूरिया से वो सारा फिल्ट्रेशन होती है, फिर यूरिन बनता है, वो सारा जो भी है ये यूरिया में आता है। अभी तीसरा क्या है, हाँ अभी इसको थोड़ा ये भी, द ऑर्गेनिजम्स विच रिलीज यूरिया
आर कॉल्ड, अभी मैंने आर लिख दिया, आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया रिलीज करते हैं उनको क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक। एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिया इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूरियोटेलिज्म। ये क्या है, यूरियोटेलिज्म का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से यूरिया हम रिलीज करते हैं। और यूरिया को एग्जांपल ले लें, एग्जांपल उसकी क्या होगी, हम जैसे सुस्त मेमल्स जो हैं इन इस यूरिया को रिलीज करते हैं, ठीक है। ये हमने यूरिया का भी कर लिया। अभी तीसरा है बहुत ही अच्छा जो है ना, यूरिक एसिड। ये बिल्कुल लेस टॉक्सिक है, लीस्ट टॉक्सिक से कहते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री, लीस्ट टॉक्सिक। अभी देखें लीस्ट टॉक्सिक है, इसके लिए इसकी जो जो यानी यूरिक एसिड जो जिसको जो इसको रिलीज करेंगे ना, जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे वो बिल्कुल उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती। अभी इसकी एग्जांपल ले लें, आपको समझ आ जाएगी। देखें बर्ड्स हैं, आप बर्ड्स हैं जो वो यूरिन प्रोड्यूस नहीं करते, लिक्विड यूरिन प्रोड्यूस नहीं करते, वो क्या करते हैं, जब वो एक्सक्रीट करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो वाइटिश सब्सटेंस हमें देखने में आता है। तो जो वाइटिश सब्सटेंस होता है वही क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। उसमें आपने देखा है कभी पानी, वो पेस्ट लाइक होता है, यानी उसमें पानी बिल्कुल कम होता है। तो यूरिक एसिड कौन करते हैं, ये जो एवेज, इसको एवेज कहते हैं शायद जो बायोलॉजी में, यहाँ इसको बर्ड्स से आसान इंग्लिश में बर्ड्स। तो ये क्या है, बर्ड्स क्या करते हैं, इसको रिलीज करते हैं यूरिक एसिड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको रिवाइज कर दूँ। अगर आपको पसंद आए, पसंद ना आए तो फिर नहीं, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत शुक्रिया।